हेलो हेलो फ्रेंड। तो कभी आपने सोचा है कि एक व्यक्ति के पास पैसा बहुत होता है, एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं रुकता है। दोनों की समान इनकम है, लेकिन पैसा एक के पास रुक जाता है, वो सस्टेन कर जाता है उन पैसों के साथ, और एक व्यक्ति के पास वो पैसा नहीं रुक पाता है, एट द एंड वो खाली हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको जानने के लिए हम चलते हैं अपनी बुक समरी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी, ठीक है। पैसों का मनोविज्ञान, पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्ट टेस्ट पर नहीं, बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करती है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गवा देता है, वहीं कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्दी बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझने के लिए पहले एक कहानी के माध्यम से इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे, जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रीक्वेंटली आया करता था। वह एक जीनियस था जिसने यंग एज में ही बहुत सी कंपनियां बनाई, उसे बेच भी दी। उसके बाद बहुत से पैसे थे, लेकिन उसका पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियों को लेकर घूमता था, फिर बिना शराब पिए और शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी, जब उसने अपने दोस्तों को बहुत से पैसों की गड्डियां देकर कहा, जाओ मेरे लिए गोल्ड कॉइन, इसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करके ले आओ इन पैसों को। फिर वह अपने दोस्तों के साथ समुद्र के पास गया, जिसमें उसने एक गेम खेला, जिसमें वो गोल्ड कॉइन को समुद्र में कौन कितना दूर तक फेंक सकता है, ये गेम खेला। वही जीतेगा जो ज्यादा दूर फेंकेगा। पैसों के साथ एक बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि उसका यह बिहेवियर कितने समय तक चला होगा, ज्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कैसे वह बैंकक्रप्ट हो गया, जो कि इस तरीके की बेहुदा हरकतें करता था। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं, जिसका नाम है रोनाल्ड जेम्स। वह एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। वह साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा, तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ थी, जिसमें उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों को और वही 43 करोड़ चैरिटी में दे दिए। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी, वह तो एक साधारण जीवन जीता था। जितने पैसे बचा सकता था उसने ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगा दी कर भूल जाता था। फिर कई दशकों के बाद जब कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, इसकी जरूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकक्रप्ट हो जाता है, और दूसरा एक सफाई कर्मचारी ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी एक करोड़पति बन जाता है। तो ऑथर एग्जाम्पल देते हैं लॉटरी टिकट का। अमेरिका की जनता मूवी, वीडियो गेम, म्यूजिक, स्पोर्टिंग इवेंट्स और बुक के कंबाइंड अमाउंट से ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ज्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? ना अमीर ना मिडिल क्लास, बस गरीब लोग। वह गरीब लोग जो इतने गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हजार अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहां पर सालाना 30 से 35 हजार रुपए की लॉटरी खरीद लेते हैं। ऐसा क्या फाइनेंशियल साइंस है लॉटरी टिकट खरीदने का? वह पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता था, उससे वह लॉटरी खरीद लेते हैं। क्या यह फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? क्या आप शायद कहेंगे नहीं, यह क्रेजीनेस है। लेकिन जो हमको क्रेजी लगता है, वह गरीब आदमी के लिए रेशनल और वाइज डिसीजन है। कैसे? उसके लिए ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है, वह कहता है हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। सेविंग की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। बहुत ज्यादा सैलरी, वोकेशंस, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे बहुत दूर हैं। उतना ही
कि हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। यह सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर जो जी रहे होते हैं, ऐसे सपने को साकार होने के लिए के चांसेस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदकर और लॉटरी लगने पर ही लगते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम अपने सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको क्रेजी लगेगा, क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वह बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आप में से तो बहुत से लोग उनकी वैल्यू भी नहीं करते। इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं, गरीब हो, मिडिल क्लास, रिच, ज़्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल की सीट पर वर्किंग करके नहीं, इंसान के अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस और इमोशन से प्रभावित होकर लेता है। जो मैं डिसीजन लूंगा वह आपको क्रेजी लग सकता है, जो आप डिसीजन लेंगे वो मुझे क्रेजी लगता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस पर डिपेंड करती है। आप अपने इमोशंस, सर्कमस्टेंसेस और कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। बिल गेट्स की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अगर आप बिल गेट्स और उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआती कहानी जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लगातार देखें। बिल गेट्स 1968 में जब एक स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ स्टूडेंट थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन पूरी दुनिया में द लेक साइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक थे। वे लकी स्टूडेंट थे जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने यह बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है, अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होते। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे बिल गेट्स के सक्सेस होने के, लेकिन लक उनमें से एक था। बिल गेट्स एक और दोस्त केंट इवेंस की बात करते हैं। केंट इवेंस बिल गेट्स और पॉल एलन के बेहतरीन दोस्त थे। उनके सभी कंप्यूटर एडवेंचर्स के पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर केंट मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल को बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ, जो एक अनाथ थे। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में रहने के बावजूद 40 साल की उम्र में रजत गुप्ता दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म MC किन्से के CEO बने। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लुएंस रोल में भी वे रहे। साल 2008 में उनकी नेटवर्थ करीब $100 मिलियन थी। उतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रखकर उनकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 प्रति घंटे बिना कुछ किए कमाई जा सकती है, वो भी 24 घंटे हर रोज। लेकिन यह भी उनके लिए काफ़ी नहीं था। वह करोड़पति से भी बहुत ही डिस्परेटली अरबपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन सैच, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डिस्परेशन में इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्होंने सेटिस्फैक्शन न होने के कारण ऐसा काम किया, जिससे उनकी सालों की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के लिए दोषी पाया गया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए दोषी पाया गया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसका मतलब था कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बोर्ड ऑफ मीटिंग में मिलती थी, जो कॉन्फिडेंशियल होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। ऑथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वह दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। यानी कि ऑथर लेखक कहना चाहते हैं कि भाई अपनी लाइफ में एक इनफ लगाना होगा। आपको एक अमाउंट गेन करने के बाद, एक सक्सेस मिलने के बाद आपको एक इनफ लगाना होगा। इनफ का मतलब कि उसके आगे आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है। आपको केवल सीधे रास्ते से ही, तरीके से ही काम करना होगा। वह दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। यह इनफ सब बहुत मायने रखता है। यह बताता है कि इंसान को फाइनेंशियल एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए, ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरी हो सके। इसके बाद सब लालच है जो आपको पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। जो सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है, आप इनफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं।
उसके बाद रुक जाएं। पैसे से ज़्यादा अपने परिवार और सुख शांति के लिए ज़्यादा महत्व दें। सोशल कंपेरियन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके पास BMW है, मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इस इम्पोर्टेंट स्किल को सीखने के लिए अपने क्लियर इनफ की डेफिनेशन बनाना चाहिए, क्योंकि ये ऑथर बोलते हैं कि अगर आप कंपेरिजन करोगे तो एक से बढ़कर एक, दुनिया में एक से ऊपर एक है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को पकड़ोगे, किसी भी अपना कंपेरिजन किसी दूसरे के साथ करोगे तो आप अपने आप को हमेशा नीचा पाओगे, क्योंकि हर दूसरे आदमी के पीछे तीसरा आदमी, बड़ा आदमी बैठा है। तो इस इम्पोर्टेंट स्किल को सीखने के लिए अपने लिए क्लियर इनफ डेफिनेशन बनाना, उस फाइनेंशियल स्टेट को अचीव करने के डायरेक्शन में काम करना, फिर तो रुक जाना। उसके बाद वॉरेन बफेट ने इतना मैसिव वेल्थ कैसे बनाया, उसके ऊपर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी हैं। अगर उन सभी किताबों की समरी देखें तो एक लाइन में कंक्लूड किया जा सकता है। वह एक लाइन है, दिस गाय हैज बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3 क्वार्टर्स ऑफ सेंचुरी। वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वे बच्चे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनकी 86.5 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है, जिसमें से उन्होंने 81.5 बिलियन की डॉलर की नेटवर्थ अपने रिटायरमेंट एज के मतलब 60 साल के बाद इकट्ठी की है। मतलब 90% की जो उनकी नेटवर्थ है वो उन्होंने 60 साल के बाद ही कमाई है। नो डाउट वॉरेन बफेट एक फेनोमेनल इन्वेस्टर हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि 75 साल से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंस उनकी स्किल में होना चाहिए, उतना या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टाइम को देना चाहिए। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं कि जिसमें वो कंपेयर करते हैं वॉरेन बफेट को एक साधारण इंसान से। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, जबकि जब वे 30 साल के थे तो उनकी नेटवर्थ 9.3 मिलियन डॉलर थी। वहीं एक साधारण इंसान जो नॉर्मली 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, उसकी नेटवर्थ 30 साल की उम्र में मात्र $25,000 ही होगी, क्योंकि अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की है अभी तक उसने, साधारण इंसान ने। अगर वह इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो 60 साल तक वो 22% रिटर्न कमाता है। वह साधारण इंसान है जो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है, फिर इन्वेस्टिंग बंद कर देता है। प्रेजेंट टाइम में उसकी नेटवर्थ $11 मिलियन होगी। वह वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 86.5 मिलियन है। उसकी नेटवर्थ वॉरेन बफेट की नेटवर्थ से 99% कम होगी। समरी में कह सकता है कि वॉरेन बफेट की कमी का सबसे बड़ा कारण है उनकी छोटी सी उम्र में इन्वेस्टिंग करना, फिर उसे 90 साल की उम्र तक कंटिन्यू रखना। उन्होंने 75 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट की, फिर उसे होल्ड कर रखा या उसे री इन्वेस्ट किया। उस समय उन्होंने करी कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल रिजल्ट उन्हें दिए। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। शायद यही कारण है कि ज्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद ही फेल हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल हैं, एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेट अचीव करने के बाद भी ब्रोक हो गए। बिजनेस, कैरियर और इन्वेस्टिंग सब में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है लंबे समय तक सरवाइव करना। यह फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से समझी जा सकती है। वॉरेन बफेट के साथ साथ उनके जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर रहे हैं, फिर भी वॉरेन बफेट जैसी नेटवर्क किसी की क्यों नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके लंबे समय तक सर्वाइव किया, अपनी वेल्थ को धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाया, उसे कम नहीं होने दिया। उन्होंने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में करीब 14 रिसेशन देखे, लेकिन वे पैनिक नहीं हुए, अपने आप को बर्न आउट नहीं होने दिया, चाहे उनके लिए उन्हें कितनी ही लुक्रेटिव डील छोड़नी पड़ी। रजत गुप्ता की तरह अपनी रेपुटेशन को दांव पर नहीं लगाया। उनकी सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी रही उनका अपना और अपनी वेल्थ का सर्वाइवल भी था। बस इसी सर्वाइवल ने उन्हें समय दिया जो दूसरे लोग को नहीं मिला। उसी समय अपना जादू दिखाया। फिर कंपाउंडिंग फॉर्मूले ने उनकी नेटवर्थ जबरदस्त हो गई। तो ये था साइकोलॉजी ऑफ मनी। यानी इससे निष्कर्ष निकलता है कि आप शुरू से ही इन्वेस्टिंग करें, अपने पैसे को सेफ बना के रखें। और इस लेसन से आपको क्या मिला और क्या मेरी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा और क्या मेरे को और इसमें जोड़ना चाहिए था, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।